नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का एक बैकबोन कहा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट जैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने एक समस्या होती है कि उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए उसको इंग्लिश सीखने में समझने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये टॉपिक, ये जो लेक्चर है आपके लिए एक ऐसा गेम चेंजर साबित होगा जिससे आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर के बारे में। देखो, लेटर के मीन्स जो होते हैं, पहला जो मीन्स होता है इसका अक्षर या वर्ण होता है, और दूसरा मीन्स होता है इसका पत्र होता है। हम इसको अक्षर या वर्ण के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें लेटर की, लेटर क्या होता है, देखो इसमें पहला जो पॉइंट है ये साउंड होता है। ओनली क्या होता है? साउंड होता है, और इसका मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग। तो पहला जो कंसेप्ट आप समझ लिए, कोई भी जो लेटर है उसका केवल साउंड होगा, उसका मीनिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने ए मेंशन किया या बी मेंशन किया, सी किया, तो इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है कि इनका साउंड जरूर है, इनका साउंड है, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। इनका कोई मीनिंग नहीं है। और ये क्या होता है, लेटर के बारे में अगर बात करें तो ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कितने लेटर होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, इस प्रकार से तो ऑन 26 लेटर होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ओवल्स, ओवल्स का मीन्स होता है स्वर होता है। कौन कौन से होंगे? ए ई आई ओ यू, ये ओवल्स होते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहेंगे? व्यंजन। कौन कौन से होंगे? बी सी डी ओ एफ, इस प्रकार से जो दिए हुए हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर, ये दोनों ही मिलकर कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स ये है कि लेटर कितने होंगे? 26 होंगे, लेकिन साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। और इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, उसमें 5 क्या होते हैं? ओवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जैसे आगे चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि जैसे लेटर के बाद की जो सीरीज होती है, लेटर कितने होते हैं हमारे? बोले 26 होते हैं। और 26 लेटर को, ये 26 लेटर्स को अगर मैं एक नाम दूं तो क्या दे सकता हूं इसको? अल्फाबेट। क्या दे सकता हूं? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मीन्स होता है वर्णमाला होता है। क्या होगा? वर्णमाला होगा। और इस वर्णमाला में अगर इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर की बात करें तो कितने होंगे? बोले सर 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 को, जिसको कैटेगराइज हम कर ही चुके हैं, कॉन्सोनेंट और ओवल्स। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होंगे, और ओवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। इसके बाद की बारी आती है, एक नया आता है वर्ड। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया सिटी। क्या दिया? सिटी। एक वर्ड लिया मैंने, इसमें बॉय ले लिया।
अब इसमें एक चीज देखिए, सबसे पहले इसमें ग्रुप है किसका, CTY, इसमें BOY। अब इसमें दो चीज सामने आ रही है कि इसमें एक चीज तो क्या है, ये ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, और इसका मीनिंग भी है, इसका क्या है, मीनिंग भी है। उसी प्रकार इसका क्या है, ग्रुप है, और इसका क्या है, मीनिंग भी है, इसका क्या है, मीनिंग भी है। अगर मैं वर्ड के बारे में कहूं तो ये क्या कह सकता हूं, सबसे पहला पॉइंट क्या कहूंगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करूंगा। किसका ग्रुप होता है, लेटर्स का होता है। और इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग भी होता है, मीनिंग भी होता है। तो मैं ये कहूं, अगर वर्ड किसे कहेंगे तो क्या बोलेंगे, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो आगे वर्ड के बाद बारी आती है किसकी, फ्रेज की आती है। किसकी बारी आती है, फ्रेज। फ्रेज का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्यांश। इसको क्लियर देखो इस प्रकार से करते हैं, जैसे यहां दे रखा है इन द क्लास, क्या लिखा, इन द क्लास। यहां लिखा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें इन क्या है, एक वर्ड है, दी भी एक वर्ड है, और क्लास भी एक वर्ड है। इसमें इन भी एक वर्ड है, दी भी दे रखा है, और में ए मॉर्निंग भी दे रखा है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें एक चीज सामने आई हमारे साथ, ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसका मीनिंग भी है वो मीनिंग, इसका एक मीनिंग भी है। लेकिन मीनिंग कैसा है, बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट। मीनिंग कैसा है, कंप्लीट नहीं है। तो इसमें अगर मैं कहूँ, फ्रेज के बारे में कहूँ कि जैसे क्या होता है, इसमें अगर फ्रेज का मीन्स होता है, वाक्यांश होता है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और इसका क्या होता है, मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग भी होगा, बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट। अब भाई बोलेगी कंप्लीट क्यों नहीं होता है, इसमें मिस क्या होता है, इसमें मिसिंग होता है, इसमें मिसिंग होता है हमारा, क्या क्या मिसिंग होता है, बोले सर इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। एक तो कौन सा मिसिंग होगा, सब्जेक्ट। और ये क्या होता है, इसमें वर्ब मिसिंग होती है। फ्रेज में क्या मिसिंग होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है और वर्ब मिसिंग होती है। तो जब भी फ्रेज के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है उसे कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज का पूर्ण अर्थ क्यों नहीं होता, बोले सर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। अगर किसी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड कर दिया जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेज के बारे में कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है उसे कहते हैं फ्रेज। और फ्रेज का पूर्ण अर्थ क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होते हैं। तो इसकी जानकारी भी हमें आगे के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें इसकी आवश्यकता पड़ती है कि फ्रेज क्या, कई बार हम यूज करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है। तो फ्रेज के बारे में जब भी हम बात करेंगे, फ्रेज क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता उसे कहते हैं फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, क्लोज। क्लोज का मीन्स होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहां मेंशन किया है, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ये इसमें मेंशन किया है। अब एक चीज बताओ सबसे पहले, जैसे इसमें ये पार्ट है और मैं इस पार्ट को छिपा लेता हूं, इस पार्ट को क्या कर देता हूं, छिपा देता हूं। अब इसमें देखो, इसमें आप देख रहे होंगे ये जैसे ही दे रखा है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे बताया यार आगे वाला पार्ट को मैं छिपा लूंगा तो इसका मीनिंग कंप्लीट हो सकता है क्या, नहीं होगा। मीनिंग कंप्लीट कब हो सकता है, जब इसमें मैं इसको इंक्लूड करता हूं डेट ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी,
ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तब इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। तो क्लोज क्या होता है, देखो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसका मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग भी होता है। अब मीनिंग दो तरीके से हो सकता है, मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। ये आप इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, देखो ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फॉर्म से सेंटेंस, सेंटेंस का निर्माण भी कर सकता है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखो इसमें इसके बारे में अगर बात करें, क्लोज किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो सेंटेंस का हिस्सा हो या सेंटेंस का निर्माण करता हो, उसे कहते हैं क्लोज। क्लोज का मीनिंग होता है, बोले होता है सर, कंप्लीट भी हो सकता है, कई बार पार्शियल भी होता है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का तो होना आवश्यक होता है। ये कन्फर्म मान लीजिए, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का तो होना आवश्यक होता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंस तो इन एवरी कंडीशन कंप्लीट मीनिंग ही देता है, लेकिन क्लोज कई बार पार्शियल मीनिंग भी देता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस का मीन्स होता है वाक्य होता है, क्या होता है, वाक्य। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, इसको एक दे रखा है, जैसे फर्स्ट यहाँ क्या दे रखा है, वी आर सिटिंग इन द क्लास, वी आर सिटिंग इन द क्लास, इन द क्लास। अब इसमें एक चीज देखिए, इसमें हम कक्षा में बैठे हुए हैं, इसका पूर्ण अर्थ है, इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, और आर सिटिंग क्या है, वर्ब है। तो सेंटेंस में देखो, इसमें जो चीजें सामने आती है, सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही, इसमें इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। क्लियर है। दूसरा, मीनिंग कैसा होगा, कंप्लीट मीनिंग होगा, कंप्लीट मीनिंग होता है, इसमें कोई बिल्कुल भी डाउट नहीं है। और इसमें कंपलसरी क्या होता है, इसमें कंपलसरी होता है सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब का होना आवश्यक होता है। फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, कि वह वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है, उसे कहते हैं फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब कौन सी होगी, वह वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है, उसे कहते हैं फिनिट वर्ब कहते हैं। तो हम ये कहेंगे सेंटेंस क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कंप्लीट मीनिंग भी देता है, और इसमें कंपलसरी क्या है, बोले सर सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब का होना आवश्यक है। तो सेंटेंस के बारे में अगर कहें अपन, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और इसमें किसका होना आवश्यक है, सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब का होना आवश्यक है। फिनिट वर्ब क्या होती है, जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है, उसे कहते हैं फिनिट वर्ब। क्या कहते हैं, फिनिट वर्ब। अब इसमें देखो, यहाँ वी आर सिटिंग इन द क्लास, इसमें वी सब्जेक्ट हो गया, आर सिटिंग क्या होगी, वर्ब होगी, इसका पूर्ण अर्थ ये सेंटेंस है। लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ जैसे दे रखा है, एक वर्ड लिखा मैंने, सेकंड एग्जाम्पल है फायर, सेकंड क्या लिखा, फायर लिख दिया। थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा इसमें, जैसे डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई, ये इसमें मेंशन किया हुआ है इस प्रकार से। फोर्थ सेंटेंस क्या लिखा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। और फिफ्थ क्या दे रखा है, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, ये इस प्रकार से मेंशन किया हुआ है। अभी देखिए, इनको देखने के बाद आपको लगता है कि सेंटेंस है, आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि फायर तो सर आग होती है, सेंटेंस कैसे होगा, सब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल जो प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसको हम बोलेंगे, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है स्पीकर, कौन सा है, स्पीकर, जिसका मीन्स होता है वक्ता। कौन से होंगे, आई एंड वी। एक जो दे रखा है लिसनर दे रखा है, क्या दे रखा है, लिसनर,
जिसका मीन्स होगा श्रोता, इसमें क्या होगा, यू होगा। एक इसमें दिया हुआ है अपना स्पोकन ऑफ, स्पोकन ऑफ जिसको एब्सेंटी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एब्सेंटी, यानी ये मौजूद नहीं होता है। इसमें हमेशा क्या होता है, ही, सी, इट या दे। यानी स्पीकर कौन कौन हो सकते हैं, आई हो सकता है, वी हो सकता है, लिसनर इन एवरी कंडीशन यू होगा, और स्पोकन ऑफ कौन कौन होंगे, ही, सी, इट और दे होंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें फायर की, फायर की बात करें, फायर अगर नाउन है तो इसका मीन्स होता है आग, और फायर वर्ब है तो इसका मीन्स होता है गोली चलाना। क्या होगा, गोली चलाना इसका मीन्स होगा। अब एक बात बताओ, फायर लिसनर हमेशा इन एवरी कंडीशन यू होता है, ये छिपा हुआ, तुम गोली चलाओ, तो इसमें ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो सेंटेंस वाग नहीं हुआ, बोले सर सेंटेंस है। आप क्या यहाँ डोंट की जगह डजेंट कर सकते हो, बोले नहीं कर सकते। सब्जेक्ट इन एवरी कंडीशन क्या है, यू छिपा हुआ है, तो यू के अनुसार डू ही आएगा, तो ये भी सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। इसमें भी क्या छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है, ये भी सेंटेंस है कन्फर्म, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी यू छिपा हुआ है, ये भी एक सेंटेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सेंटेंस के बारे में अगर बात करें, सेंटेंस किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में क्या होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। वर्ब का नेचर कैसा होना चाहिए, फाइनेट वर्ब होना चाहिए। फाइनेट वर्ब वर्ब होती है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है, उसे कहते हैं फाइनेट वर्ब। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखिए, इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात भी यहाँ कर लेते हैं एक बार। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, देखो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है सिंपल, सिंपल जिसको असर्टिव भी कह सकते हैं, असर्टिव भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंपल, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अब इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, देखो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट से शुरू होता है, वर्ब होगी और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, वर्ब हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, वो होगा सिंपल, असर्टिव या डिक्लेरेटिव होगा। इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ये मेंशन किया हुआ है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, वर्ब होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, नॉट का प्रयोग ना हो, नॉट का प्रयोग न हो। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दे रखा है, ही इज ए गुड प्लेयर, ही इज ए गुड प्लेयर, तो ये टाइप सेंटेंस का कैसा होगा, देखो इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है, इससे, वर्ब भी है, लास्ट में फुल स्टॉप पर नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड, इसी का सब डिवीजन होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें एक चीज ध्यान रखना, नकारात्मक वाक्य होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, नोट होगा। ये इसका मेन फीचर है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया गया, इसके बाद मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट वगैरह होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। यानी स्टार्टिंग किससे, सब्जेक्ट से ही है, लास्ट में फुल स्टॉप है। लेकिन इसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, तो ये नेगेटिव होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे दे रखा है, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, ये मेंशन किया हुआ है नाउ, ये कैसा सेंटेंस है, बोले नेगेटिव सर। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, और जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया गया है, वो कैसा सेंटेंस होगा,
नेगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। बात ये कर रहे हैं इस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? ये या तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, या फिर किससे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब होगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस कैसा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन हमारे ये उठता दिमाग में कि WH वर्ड से कब स्टार्ट करना है और हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट करना है। तो इसके दो एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैं हिंदी में दो सेंटेंस दे रहा हूँ। क्या आप रोजाना पढ़ते हैं? क्या आप रोजाना पढ़ते हैं? फर्स्ट सेंटेंस ये दे रखा है, और सेकंड सेंटेंस है आप रोजाना क्या पढ़ते हैं। ये इस प्रकार से दिया हुआ। देखो, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जो सेंटेंस हिंदी में क्या से प्रारंभ होगा, वो इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। और जो सेंटेंस या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर कब, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से प्रारंभ होता है। ये दोनों का डिफरेंस आप जान लो कि हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट होता है और कब WH वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तभी होगा जब सेंटेंस हिंदी में क्या से प्रारंभ होता है, तो वो सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। और जो हिंदी सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद में जिसमें कब, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वो हमेशा WH वर्ड से प्रारंभ होता है। यहाँ यहाँ जैसे दे रखा है एक सेंट जो दिया हुआ है, डू यू, इसमें क्या करेंगे? डू यू स्टडी डेली, ये इसमें मेंशन हमने कर दिया। ये सब्जेक्ट से हिंदी में क्या है? आप है। और क्या बाद में है तो किससे शुरू होगा? व्हाट से शुरू होगा। व्हाट डू यू स्टडी डेली, ये मेंशन किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा, तो वह सेंटेंस इंग्लिश में किससे प्रारंभ होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और जिस हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर कब, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो किससे प्रारंभ होगा? WH वर्ड से प्रारंभ होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इंटरोगेटिव नेगेटिव कोई प्रकार नहीं होता है, वो एक फॉर्म होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आ जाता है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है और कोई का डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ये फीलिंग क्या क्या देता है? देखो, ये रिक्वेस्ट व्यक्त कर सकता है, ये ऑर्डर व्यक्त करता है, ये सजेशन व्यक्त करता है, और ये है सजेशन को एडवाइस भी कह सकते हैं अपन। ये प्रपोजल व्यक्त कर सकता है, और ये प्रोविशन को भी व्यक्त करता है। प्रोविशन को भी व्यक्त करता है। इसकी एक विशेषता है, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है यानी छिपा हुआ होता है, और वो होता क्या है? हमेशा यू होता है। क्या होता है? यू होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, फर्स्ट, डोंट टेल ए लाई। डोंट टेल ए लाई, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। ये सेंटेंस प्रोविशन को व्यक्त कर रहा है। किसको? प्रोविशन यानी निषेध को व्यक्त करता है। ठीक है। दूसरा दे रखा है, नेवर फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो मत करो, तो ये इसमें क्या है? एडवाइस।
क्या है, एडवाइस है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये इस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये रिक्वेस्ट को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, रिक्वेस्ट को व्यक्त कर रहा है। इसमें जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, तो ये जो सेंटेंस होता है ये प्रपोजल को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, प्रपोजल को व्यक्त कर रहा है। तो जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, प्रपोजल, प्रोविजन आदि व्यक्त किए जाते हैं वो कैसा सेंटेंस होगा, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं और इसमें विशेष, ब्लेसिंग्स, कर्स एंड प्रेयर का मीनिंग होता है, प्रार्थना का मीनिंग होता है इस सेंटेंस में। यानी जो सेंटेंस विशेष, ब्लेसिंग्स, कर्स और प्रेयर को व्यक्त करे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो इस सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, फिक्स है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सेंटेंस के अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप नहीं आता है, इसमें क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। यहां जो दिया हुआ है सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिव लॉन्ग दे रखा है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया ऑप्टेटिव। सेकंड सेंटेंस दे रखा है, मे यू बी प्रोस्पर्स विद वेल्थ, तो ये सेंटेंस भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें कौन सा मॉडल यूज होगा, बोले मे यूज होता है, ये कन्फर्म है। अगर मॉडल यूज होगा तो कौन सा होगा, मे होगा। और इस सेंटेंस में विशेष, ब्लेसिंग, कर्स और प्रेयर की मीनिंग होती है। ऋणार्थक वाक्य इसको कहते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है ये होता है विस्मयबोधक वाक्य होता है। क्या होता है, विस्मयबोधक वाक्य होता है। इसमें सरप्राइज, सरप्राइज, फियर यानी पैन या फियर, इस प्रकार की मीनिंग होगी। सोरो कह सकते हो। फिर इसमें क्या होगा, प्लेजर हो सकता है, या फिर इसमें क्या होगा, प्रेज हो सकता है। इस प्रकार की मीनिंग ये जो देता है, जो सेंटेंस को मीनिंग देगा वो कैसा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। यहां जैसे दे रखा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज, सीन इज। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ब्रेवो, वेल डन, पूरा, वी हैव ऑन द मैच, ऑन द मैच, अलास आई एम ruined। तो आपने देखा कि इस प्रकार के सेंटेंस में या तो क्या होगा, सोरो होगा, प्लेजर होगा, प्रेज होगा, सरप्राइज होगा। इस प्रकार की फीलिंग को जो व्यक्त करते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस में
एट द एंड ऑफ सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड विस्मयोदक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के प्रकार की बात हमने की, तो 5 प्रकार होंगे। सिंपल, जिसको असर्टिव डिक्लेरेटिव कहते हैं, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव और फिफ्थ कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये इंग्लिश ग्रामर को सीखने का एक बेसिक पार्ट है और सभी को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम सेंटेंस एंड इट्स एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट को भी जरूर आप देखिएगा। धन्यवाद।